ठीक है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता के बदलने की शुरुआत है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये है कि हम 17वीं शताब्दी के दक्कन और छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें। हमारे पास जो भी विस्तृत समकालीन स्रोत हैं, ऐतिहासिक वृत्तांत है, उनके जरिए हम उस दौर की गहराई में जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक जन्म की घटना पर बात नहीं कर रहे हैं। हम उस माहौल को डिकोड कर रहे हैं जिसने एक अभूतपूर्व नेतृत्व के उदय को अनिवार्य बना दिया था। बिल्कुल। मतलब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसे युग की शुरुआत किसी शांत, सुरक्षित या भव्य राजमहल में नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित एक अभेद्य किले में हो रही है, जबकि बाहर पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। और वो आग कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं कि आखिर 1630 के उस भयानक दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। इस पूरी घटना को, मतलब इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें दक्कन की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में जाना होगा। 1630 का वो दशक ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसे एक भयानक उथल-पुथल के युग के रूप में दर्ज किया गया है। एक तरह का डार्क एज कह सकते हैं उस समय के लिए। बिल्कुल। देखिए, उत्तर से मुगल साम्राज्य अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ दक्षिण की ओर विस्तार कर रहा था। और दक्कन की जो अपनी स्थानीय सत्ताएं थीं, जैसे आदिल शाही और निजाम शाही, हाँ, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक अंतिम और बहुत ही हिंसक संघर्ष में उलझी हुई थी। मतलब ये सत्ता का वो संघर्ष था जहां गठबंधन रातों रात बनते थे और टूट जाते थे। कोई किसी का सगा नहीं था। और मुझे लगता है यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था जो सिर्फ मैदानों में लड़ा जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर आम जनता पर हो रहा था। वही तो, मतलब ऐतिहासिक स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये एक तरह की सर्वनाशकारी युद्ध नीति थी, जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। जहां सब कुछ जलाकर राख कर दिया जाता है। हाँ, जब सेनाएं किसी क्षेत्र से गुजरती थीं, तो वे सिर्फ एक दूसरे के सैनिकों से नहीं लड़ रही थी, वे पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती थी। खेतों को जला देना, जल स्रोतों में जहर मिला देना या उन्हें नष्ट कर देना, ताकि दुश्मन सेना को रसद ना मिल सके। मतलब इसे अगर एक रूपक के जरिए समझें तो ये किसी भयंकर जंगल की आग की तरह था। एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये, है ना? जहां बड़े पेड़ यानी जो बड़े साम्राज्य हैं, वो तो शायद इस आग को सह भी ले, उनकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन उस आग में सबसे ज्यादा जो जल रही थी वो थी नीचे की घास। बिल्कुल, वो नीचे की घास यानी आम जनता, वो पिस रही थी। उनका अपना कोई रक्षक ही नहीं था। और इस जंगल की आग वाले रूपक में मैं एक और भयानक आयाम जोड़ना चाहूंगी। समकालीन दस्तावेजों में 1630 से 1632 के बीच पड़े दक्कन के भयंकर अकाल का जिक्र मिलता है। वो अकाल तो बहुत ही खौफनाक था। बहुत ज्यादा। मतलब एक तरफ तो युद्ध की वजह से जलाई गई फसलें, इंसान की अपनी फैलाई हुई तबाही, और दूसरी तरफ प्रकृति की मार, बारिश का न होना। दोनों तरफ से मार पड़ रहे थे। हालात इतने अमानवीय हो चुके थे कि दस्तावेज बताते हैं कि लोग रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उस समय कोई ऐसा केंद्रीय प्रशासन नहीं था जो आम लोगों की रक्षा कर सके। तो जो स्थानीय जमींदार या देशमुख थे, वो क्या कर रहे थे? उनका काम तो रक्षा करना होना चाहिए था। वो भी असहाय थे, या यूं कहें कि स्वार्थी हो गए थे। वे अपने इतने छोटे क्षेत्रों या वतन को बचाने के लिए इन्हीं बड़े साम्राज्यों के दरबारों में हाजिरी लगा रहे थे। पूरी व्यवस्था में रक्षक नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, मतलब अगर हम इसे लॉजिकली देखें। हाँ, पूछिए। अगर मुगल या आदिलशाही साम्राज्य इस पूरे दक्कन क्षेत्र पर शासन करना चाहते थे, तो वे उसी जमीन और उसी आबादी को नष्ट क्यों कर रहे थे जिस पर उन्हें राज करना था? मतलब एक शासक को तो अपनी कर देने वाली जनता, टैक्स देने वाली जनता को बचाना चाहिए ना? ये तो किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और इसका जवाब उस समय की राजनीति की बहुत ही कड़वी सच्चाई में छिपा है। वो क्या सच्चाई थी? देखिए, उन बड़े साम्राज्यों के लिए दक्कन की जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण था
वहां के स्थानीय सरदारों का दमन करना, उनका मनोबल तोड़ना। अच्छा। वे एक ऐसी रणनीति अपना रहे थे जहां दहशत और भूखमरी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध कहते हैं। तो मतलब वो चाहते थे कि लोग इतने कमजोर हो जाएं कि विद्रोह का सोच भी ना सकें। बिल्कुल। उनका सीधा सा मकसद था कि स्थानीय आबादी और सरदारों की कमर इस हद तक तोड़ दी जाए कि उनके मन में बगावत का कोई विचार ही ना आ सके। बाप रे। क्योंकि जब एक इंसान के लिए अपने कल का भोजन जुटाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाए, तो वो स्वतंत्रता या स्वाभिमान के बारे में कैसे सोच सकता है? ये तो है, पेट की आग के आगे सब छोटा पड़ जाता है। हाँ, तो ये पूरी तरह से लोगों को अधीन कर लेने की एक सोची समझी क्रूर रणनीति थी। और ठीक इसी भयानक और घोर निराशाजनक पृष्ठभूमि में हम आते हैं उस स्थान पर जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक का गवाह बना। शिवनेरी का किला। शिवनेरी का किला। जब बाहर ये सब तबाही चल रही थी, लोग भूखों मर रहे थे, तब 19 फरवरी 1630 को सह्याद्री की अत्यंत दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस किले में माता जिजाऊ ने एक पुत्र को जन्म दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। लेकिन हम यहाँ शिवनेरी की बात सिर्फ एक जन्मस्थान के रूप में नहीं कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मराठा इतिहास में इन पहाड़ों का और इन किलों का जो भौगोलिक महत्व है वो सिर्फ एक सेफ हाउस होने से कहीं ज्यादा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस भौगोलिक महत्व को हम कभी कम करके नहीं आंक सकते। शिवनेरी कोई ऐसा किला नहीं था जहां आप बस टहलते हुए पहुंच जाएं। हाँ, उसकी चढ़ाई ही बहुत कठिन है। ये बेसाल्ट की कठोर चट्टानों को काट कर बनाया गया एक ऐसा दुर्ग था जो मैदानी इलाकों की बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए एक बुरे सपने जैसा था। मतलब कोई बड़ी सेना वहां अपने तोपखाने लेकर आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। बिल्कुल नहीं। तो जब हम कहते हैं कि शिवाजी महाराज का जन्म वहां हुआ, तो उसका अर्थ यह है कि उनके जीवन का पहला अनुभव, उनकी पहली सांस किसी महल के मखमली गद्दों पर नहीं हुई। हाँ, किसी महलों के सुरक्षित और आरामदायक वातावरण में नहीं हुई, बल्कि सह्याद्री की कठोर, ठंडी और तूफानी हवाओं के बीच हुई। वो भूगोल उनके चरित्र का पहला निर्माता था। ये बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने, भूगोल ही चरित्र का निर्माता था। और ये सच भी है। मैदानी इलाकों के महलों में पैदा होने वाले बच्चे और एक दुर्गम पहाड़ी किले में पैदा होने वाले बच्चे के विश्व दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब क्या हम शिवनेरी को केवल एक सुरक्षित ठिकाना मान सकते हैं? सिर्फ सुरक्षित ठिकाना कहना तो इसके महत्व को कम करना होगा। क्योंकि अगर हम उस समय शाहजी राजे की स्थिति देखें तो वो खुद उस समय निजाम शाही को बचाने के लिए मुगलों से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ, वो उस समय की राजनीति में एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में थे। तो क्या शिवनेरी में माता जिजाऊ को रखना सिर्फ शाहजी राजे की एक सैन्य रणनीति थी अपने परिवार को बचाने की? देखिए, ये निश्चित रूप से शाहजी राजे की एक सोची समझी सैन्य और राजनीतिक रणनीति तो थी ही। वो जानते थे कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं उसमें उनके परिवार को कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। दुश्मनों की कमी तो थी नहीं। बिल्कुल। लेकिन और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस पत्थर के किले के अंदर एक और उससे भी बड़ी राजनीतिक रणनीति आकार ले रही थी। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? माता जिजाऊ। वाओ! शिवनेरी केवल एक आश्रय नहीं था, वो एक वैचारिक प्रयोगशाला बन चुका था। बाहर भले ही मुगलों और आदिलशाही की सेनाएं तबाही मचा रही थीं, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था। हाँ, अंदर शिवनेरी की उन मजबूत दीवारों के पीछे जिजाऊ एक ऐसे विचार को जन्म दे रही थीं जो आगे चलकर उन सारे साम्राज्यों की जड़ें खोदने वाला था। और ये बिंदु हमें सीधा माता जिजाऊ के व्यक्तित्व की ओर ले जाता है। मतलब अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं या कहानियां सुनते हैं तो उन्हें बस एक ममतामयी माँ दिखा दिया जाता है। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ एक आदर्श माँ के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। जो कि सच है, पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, क्योंकि जो ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास हैं, जिनका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं अधिक शक्तिशाली तस्वीर पेश करते हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जिजाऊ स्वयं कोई साधारण पृष्ठभूमि से नहीं थी, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आती थी। सिंदखेड़ राजा का जाधव परिवार। जी हाँ, वो जाधव परिवार जो खुद को देवगिरी के यादवों का वंशज मानता था। तो राजनीति, प्रशासन और कूटनीति की एक पैतृक समझ उनके खून में थी।
वो राजनीति के बीच ही बड़ी हुई थी। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि जिजाऊ कोई आम महिला नहीं थी जो सिर्फ परिस्थितियों के शिकार होकर किले में बैठी हुई थी। तो उन्होंने तो बहुत बड़े फैसले लिए थे, या बहुत कड़े राजनीतिक फैसले। जब उनके मायके वालों ने यानी जादव परिवार ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके पति शाहजी राजे ने उसके बिल्कुल खिलाफ रास्ता चुना, तो वो एक धर्म संकट था, मायका एक तरफ, पति दूसरी तरफ। और उस स्थिति में जिजाऊ ने एक स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड लिया। उन्होंने दरबारों में जाकर सिर झुकाने की बजाय सह्याद्री के कड़े संघर्ष को चुना। ये वाकई एक बहुत कड़ा फैसला रहा होगा। और जब शाहजी राजे युद्ध के मैदानों और कूटनीति में लगातार उलझे हुए थे, तो शिवाजी के चरित्र, उनकी राजनीतिक समझ और उनके विजन को आकार देने की पूरी जिम्मेदारी जिजाऊ के कंधों पर थी। तो अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो जिजाऊ केवल एक बच्चे को बड़ा नहीं कर रही थी। वो एक प्रशासक थीं, एक रणनीतिकार थीं और सबसे बढ़कर वो स्वराज्य के विचार की असली वास्तुकार थीं। यहाँ मैं एक बहुत ही प्रचलित विमर्श को चुनौती देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जिजाऊ ने शिवाजी को बचपन में रामायण, महाभारत और प्राचीन महान योद्धाओं की कहानियां सुनाई। हाँ। और बस इसी वजह से वो महान बन गए। ये एक बहुत ही सरलीकृत नजरिया है। वही ना, मतलब रामायण और महाभारत की कहानियां तो उस दौर में भारत के हर घर में सुनी जा रही थी। हर माँ अपने बच्चे को यही तो सुना रही थी। बिल्कुल, वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो फिर शिवाजी के मामले में ऐसा क्या अलग हो गया? क्या केवल रात को सोते समय कहानियां सुना देने से कोई रातों रात एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है? कभी नहीं। मुझे लगता है कि इन कहानियों को सुनाने के पीछे के संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सी कहानियां सुनाई जा रही थीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि उन कहानियों में से निकाला क्या जा रहा था, उसका सार क्या बताया जा रहा था। हाँ, मतलब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बाकी मराठा सरदार अपने बच्चों को ये सिखा रहे थे कि किस सुल्तान के दरबार में कैसे झुकना है, अपनी जागीर कैसे बचानी है, हाँ, अपना वतन कैसे बचाना है। तब जिजाऊ उन महाकाव्यों का उपयोग एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक शिक्षा देने के लिए कर रही थी। वो महज बच्चों को सुलाने वाली बेड टाइम स्टोरीज नहीं हुई थी। नहीं, वो श्रीराम की कहानी को सिर्फ एक देवता की कथा के रूप में नहीं बता रही थी, हाँ। बल्कि एक ऐसे आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत कर रही थी जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और रावण जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से लड़ सकता है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं अपनी एनालॉजी दूं तो ये कहानियां एक युवा मस्तिष्क में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की तरह थी। हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। धर्म के लिए खड़े होने का सॉफ्टवेयर, अन्याय के खिलाफ लड़ने का सॉफ्टवेयर और सबसे बढ़कर अपनी प्रजा की रक्षा करने का सॉफ्टवेयर। और वो भी धर्म ग्रंथों से कूटनीति और राज्यशास्त्र के सिद्धांत निकालकर। मतलब महाभारत की कहानी से वो शायद ये सिखा रही थी कि जब न्याय की बात हो, जब धर्म और अधर्म का चुनाव करना हो, तो चाहे सामने आपके अपने ही लोग क्यों न खड़े हों, हाँ, उनके खिलाफ हथियार उठाना पड़ता है। और आप जरा सोचिए, उस जमाने में जहां मराठा सरदार ही दूसरे मराठा सरदारों को मार रहे थे, और वो भी सिर्फ सुल्तानों की खुशी के लिए, अपने ही भाइयों का खून बहा रहे थे जागीर के लिए। तो ऐसे माहौल में जिजाऊ की ये शिक्षा कितनी क्रांतिकारी रही होगी। मैं तो कहूंगा क्रांतिकारी से भी आगे की बात है। ये पूरी तरह से मानसिकता को पलट देने वाली शिक्षा थी। बिल्कुल। जिजाऊ शिवाजी के मस्तिष्क में ये वैचारिक ढांचा तैयार कर रही थीं कि राजा का कर्तव्य किसी बाहरी सत्ता को खुश करना या दरबार में मुजरा करना नहीं है, बल्कि अपनी मिट्टी और अपनी जनता की रक्षा करना है। हमारे ऐतिहासिक स्रोत इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं कि जिजाऊ ने बहुत कम उम्र में शिवाजी के मन में एक बीज बो दिया था, स्वराज्य का बीज। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन उस समय की पूरी व्यवस्था को हिला देने वाला सवाल उठाया था। वो क्या सवाल था? हमारी अपनी धरती पर विदेशियों का या बाहरी लोगों का शासन क्यों होना चाहिए? उफ, ये सवाल, हमारी धरती पर दूसरों का शासन क्यों? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो उस समय की पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था। क्योंकि उस समय के समाज ने एक तरह से ये स्वीकार कर लिया था कि शासन करना तो बस सुल्तानों और बादशाहों का काम है, और स्थानीय लोगों का काम केवल उनकी सेना में भर्ती होना, उनकी सेवा करना और इनाम में जागीरें हासिल करना। हाँ, इस दासत्व की मानसिकता को, इस मानसिक गुलामी को तोड़ना किसी पत्थर के किले को फतह करने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या स्वराज का सपना
अचानक जीवन में बाद में आया था? बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि शिवाजी बड़े हुए एक दिन सुबह उठे और कहा कि चलो आज स्वराज बनाते हैं। नहीं नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्वराज्य का सपना रातों रात या युवावस्था में किसी युद्ध को जीतने के बाद नहीं पनपा था। स्वराज्य की पहली लड़ाई किसी मैदान पर लड़ी ही नहीं गई थी। वो लड़ाई तो एक युवा बालक के मस्तिष्क के अंदर लड़ी जा रही थी। और वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसे माता जीजाऊ ने जीता था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके बेटे के मन में कभी वो वतनदारी वाली छोटी सोच पैदा ही न हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि संघर्ष केवल अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य स्थापित करने के लिए है, जहां जनता सुरक्षित महसूस करे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शाहजी राजे ने निजामशाही को बचाए रखने की कोशिश करते हुए जो एक स्वतंत्र राज्य की कल्पना की थी, जो उनका एक विजन था। हाँ, उस अधूरी कल्पना को जिजाऊ ने शिवनेरी की उन एकांत दीवारों के भीतर एक ठोस वैचारिक रूप दिया। बिल्कुल, लेकिन देखिए, विचार चाहे कितने भी महान क्यों न हो, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए लोगों की जरूरत तो होती ही है। बिना जन समर्थन के कोई भी साम्राज्य नहीं बन सकता। एक अकेला नेता बिना लोगों के कुछ नहीं है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का एक और बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। मावल क्षेत्र के लोग। हाँ, वो बालक जो शिवनेरी के कठोर वातावरण में पला बड़ा, उसे अपने ही तरह के कठोर और मजबूत लोगों की जरूरत थी इस स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए। और ये जरूरत उन्हें सह्याद्री के उन दुर्गम हिस्सों की ओर ले गई जिन्हें मावल कहा जाता था, और वहां रहने वालों को मावले। ये मावले कोई बहुत बड़ा योद्धा या जन्मजात सैनिक तो नहीं थे ना? नहीं, वो तो बिल्कुल साधारण किसान थे, सीधे साधे लोग, लेकिन उनका जीवन सह्याद्री के उन पहाड़ों जितना ही कठोर था। और सबसे बड़ी बात, ये वही लोग थे जो उस जंगल की आग में सबसे ज्यादा जले हुए थे, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल, उस सर्वनाशकारी युद्ध नीति और आकान में उन्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया था। उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे जिजाऊ द्वारा दिए गए न्याय और प्रजा की रक्षा के मूल्य जब उन मावलों के सामने रखे गए, तो एक अभूतपूर्व गठजोड़ पैदा हुआ। एक ऐसा कनेक्शन बना जो अकल्पनीय था। वो युवा शिवाजी जो खुद महलों से दूर पहाड़ों में पला था, वो उन साधारण किसानों से सीधे दिल से जुड़ सका। वो उनके बीच का ही एक व्यक्ति बन गया। ऐतिहासिक वृत्तांतों में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये कोई राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं था। हाँ, शिवाजी उनके लिए दूर बैठे कोई सुल्तान नहीं थे। नहीं, ये एक ऐसे नायक का रिश्ता था जो अपने ही लोगों को ये विश्वास दिला रहा था कि वे भी एक स्वाधीन और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मतलब उन्होंने मामलों को कभी भी सिर्फ किराए के सैनिकों की तरह इस्तेमाल नहीं किया। कभी नहीं। उन्होंने उनके सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। और जब एक बार किसी उत्पीड़ित समुदाय का स्वाभिमान जाग जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी साम्राज्यवादी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात है। शिवनेरी में जो वैचारिक बीज बोया गया था, मावल की उन घाटियों में वो एक विशाल वटवृक्ष बनने की शुरुआत कर चुका था। और उत्तर में मुगलों और दक्षिण में आदिलशाही को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके द्वारा फैलाई गई अराजकता ने ही उनके सबसे बड़े काल को जन्म दे दिया है। वो अपनी सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें जमीनी हकीकत का पता ही नहीं चला। तो श्रोताओं के लिए आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इतिहास में जब भी बड़े बदलावों का अध्ययन किया जाता है, तो हमें अक्सर बाहरी घटनाओं, बड़ी बड़ी संधियों और युद्धों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत होती है। हम अक्सर कागजों पर लिखे इतिहास को ही सब कुछ मान लेते हैं। हाँ, लेकिन आज की इस चर्चा ने हमें उस सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व की ओर देखने पर मजबूर किया है, जो है मानसिकता का निर्माण, एक नए विचार का जन्म। हमने देखा कि कैसे दक्कन की उस भीषण तबाही और अकाल ने पुरानी व्यवस्था को राख में मिला दिया था। और उस राख के बीच शिवनेरी के उन दुर्गम पहाड़ों ने एक सुरक्षित आवरण का काम किया। और उस आवरण के भीतर एक माँ ने अपनी कूटनीतिक समझ और धर्म ग्रंथों की बिल्कुल नई व्याख्या से एक ऐसे मस्तिष्क का निर्माण किया जिसने वतन की पुरानी सोच को खारिज कर दिया और स्वराज्य की एक अजेय नींव रखी। सोचने वाली बात यह है कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य अक्सर अपनी ही क्रूर नीतियों के कारण अपने पतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, है ना? ये तो इतिहास का नियम है। दक्कन के लोगों को डराने और उन्हें हमेशा अधीन रखने के लिए जो विनाशकारी नीतियां अपनाई गईं, उन्हीं नीतियों ने
एक ऐसे भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक माहौल को जन्म दिया जहां गुरिल्ला युद्ध नीति और स्वाधीनता की भावना पनप सकी। उसी भयानक अराजकता ने सह्याद्री के उन साधारण किसानों और एक युवा नेतृत्व के बीच ऐसा मजबूत रिश्ता बनाया जिसने आगे चलकर मुगलों और आदिल शाही की नींव हिला दी। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये युवा बालक मावल के लोगों के साथ मिलकर स्वराज की ओर अपने शुरुआती कदम बढ़ाएगा, इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा। एक ऐसा अध्याय जहां युद्ध केवल हथियारों और बड़ी सेनाओं से नहीं बल्कि भूगोल की गहरी समझ और लोगों के अटूट विश्वास से जीते जाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां से एक क्षेत्रीय संघर्ष एक राष्ट्रव्यापी स्वाभिमान के आंदोलन में बदल जाता है। लेकिन वो सफर कैसा था? कैसे उन मुट्ठी भर किसानों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को सह्याद्री की उन घाटियों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? ये समझना भी उतना ही रोमांचक होगा। बिल्कुल। युवा शिवाजी के शुरुआती नेतृत्व के गुण क्या थे और मावल क्षेत्र के लोगों के साथ उन्होंने अपना पहला बड़ा कदम कैसे उठाया, ये हम देखेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा कि महानता महलों के आराम में नहीं, विपरीत परिस्थितियों की भयंकर आग में ही आकार लेती है। सही कहा। तो मिलते हैं अगली चर्चा में।